हेलो दोस्तों, जेटी एकेडमी में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप तमाम बच्चों को 12 क्लास उर्दू का चैप्टर नंबर जो है आपका 29, यानी आज मैं इस चैप्टर को मुकम्मल करने वाला हूं और इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चों से यही आग्रह है और रिक्वेस्ट है कि आप तमाम बच्चों का वक्त जो है इम्तिहान बहुत ज्यादा करीब है। आप अपने वक्त को जाया ना करें, अपने वक्त को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और लिखाई में बेहतर तरीके से लगाए। आपके पास वक्त सिर्फ 1 महीना बच गया है। अब इस 1 महीने के अंदर अगर हम मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई को कर लेते हैं, मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर लेते हैं, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, यही 1 महीना आने वाले बोर्ड के इम्तिहान में हमारे लिए बेहतरीन पहलू और खुशगवार मौका होगा। इसलिए आप तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं जो अपने वक्त को इधर उधर में जाये कर रहे हैं या जो वक्त जाये हो गया उसको भूल जाए और 1 महीना आप मेहनत और लगन के साथ हर एक सब्जेक्ट को पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह आने वाले 2026 के बोर्ड के इम्तिहान में अब बेहतरीन और आले नंबर से कामयाबी हासिल करेंगे और आले से आले नंबरात से कामयाब और कामरान होंगे। ठीक है, तो मैंने बताया आज मैं आपको चैप्टर नंबर जो है आपका 29 यानी उस चैप्टर को मुकम्मल करने वाला हूं और ये चैप्टर है आपका फसाना-ए अजाइब। क्या है? फसाना-ए अजाइब। ये चैप्टर नंबर आपका 29 है। आज इसी चैप्टर के मुतालिक आज मैं आप तमाम बच्चों को बताऊंगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बिल्कुल आखिर तक इंशाअल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर मुकम्मल कर दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे असल चैप्टर की तरफ। तो मैंने बताया आपका चैप्टर नंबर जो है फसाना-ए अजाइब। क्या है? चैप्टर नंबर 29 ये आपका है फसाना-ए अजाइब। 1 मिनट। तो क्या है आपका चैप्टर नंबर 29 फसाना-ए अजाइब। और इस फसाना-ए अजाइब के देखिए राइटर और मुसन्निफ जो है मिर्जा रजब अली बेग सरवर है। कौन है? इसके मुसन्निफ और राइटर जो है कौन है? मिर्जा रजब अली बेग सरवर है। ठीक है, इतना समझ गए। चैप्टर नंबर 29 फसाना-ए अजाइब, इसके लेखक और मुसन्निफ मिर्जा अली बेग सरवर। तो आइए सबसे पहले हम मिर्जा अली बेग सरवर के मुतालिक कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। उसके बाद बताएंगे कि ये आपका चैप्टर है फसाना-ए अजाइब। इस चैप्टर के अंदर किस चीज को बताया गया है, किस चीज को बयान किया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मिर्जा रजब अली बेग सरवर 1785 से 86 के करीब पैदा हुए। कब पैदा हुए? मिर्जा रजब अली बेग सरवर जो है उनके बारे में कह रहे हैं वो 1785 से 86 के करीब ये पैदा हुए। अगर आपके इम्तिहान के अंदर पूछा जाए कि मिर्जा रजब अली बेग सरवर 1700 कब पैदा हुए, अगर ऑप्शन के अंदर 1785 है तो उसी में टिक करना है, या 1785 और 86 दोनों है तो जो 1785 होंगे उसी में हम क्लिक करेंगे, आपका 1785 सही होगा। अगर दोनों में से कोई एक एक रहे तो 86 रहे तो 86 को टिक करना है और 85 रहे तो 85 को टिक करना है। तो क्या है? मिर्जा रजब अली बेग सरवर की पैदाइश 1785 से 86 के करीब हुई। ये लखनऊ के बाशिंदे थे। कहां के रहने वाले थे मिर्जा रजब अली बेग सरवर? ये लखनऊ के बाशिंदा थे। उनके वालिद का नाम था मिर्जा असगर अली बेग। क्या था? इनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम था मिर्जा असगर अली बेग था और सरवर लखनऊ ही में
पले भरे। कहा? ये लखनऊ ही के अंदर इन्होंने पला बढ़ा, यानी अपनी जो इब्तिदाई तालीम थी वही उन्होंने हासिल की। आगे देखिए, और उनकी इब्तिदाई तालीम और तरबियत भी यही हुई। यानी इनके वालिद साहब का नाम था मिर्जा असगर अली बेग सरवर, और सरवर लखनऊ ही में पले भरे, और उनकी तालीम और तरबियत जो हुई, उनकी तालीम और तरबियत भी लखनऊ के अंदर ही इनकी तालीम और तरबियत हुई। ठीक है, आगे देखिए, उनकी तालीम किस कदर थी उसका हाल मालूम नहीं है। यानी इन्होंने कहां तक तालीम हासिल की, कौन कौन सी पढ़ाई की, उसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन वो उर्दू और फारसी से बाखूबी वाकिफ थे। उर्दू और फारसी से बाखूबी वाकिफ थे, यानी उर्दू और फारसी मिर्जा रजब अली बेग सरवर अच्छा जानते थे। ठीक है, अब देखिए, और किसी हद तक अरबी भी जानते थे। यानी इनके बारे में बता रहे कहां तक तालीम हासिल की, इनके कुछ बारे इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन रजब अली बेग सरवर उर्दू भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, और कुछ कुछ ये अरबी भी जानते थे। ठीक है, समझ गए इतना? आगे देखिए, सरवर का लगाव फनूने सिपागिरी और खत्ताती और मौसूकी से था। किनसे था इनका लगाव? फनूने सिपागिरी, खत्ताती और मौसूकी से इनका लगाव बहुत ज्यादा था। ठीक है, आगे देखिए, सरवर ने अय्यामे जवानी में शायरी शुरू की और मीर सोज के शागिर्द आगा नवाजिश को अपना उस्ताद बनाया। यानी मिर्जा रजब अली बेग सरवर के बारे में आता है कि उन्होंने अय्यामे जवानी यानी जवानी ही में शायरी शुरू कर दी थी, और मिर्जा सोज के एक शागिर्द थे जिनका नाम था आगा नवाजिश। क्या नाम था? जिनका नाम था आगा नवाजिश को अपना उस्ताद बनाया। इन्होंने अपना उस्ताद किसको माना? आगा नवाजिश को, जो मिर्जा सोज के शागिर्द थे। ठीक है, समझ गए इतना? आगे देखिए, लेकिन सरवर शायरी में अपनी कोई पहचान नहीं बना सके। इन्होंने शायरी तो जवानी ही में शुरू कर दी थी और अपना उस्ताद भी बना लिया था आगा नवाजिश को, लेकिन वो शायरी में कोई इनकी पहचान नहीं बन पाई, शायरी में ये कोई कमाल नहीं कर सके। वो सारी उम्र माशी एतबार से परेशान रहे। यानी मिर्जा रजब अली बेग सरवर के बारे में आता है कि वो सारी उम्र माशी एतबार से परेशान रहे, और गाजिउद्दीन हैदर के जमाना में, यानी गाजिउद्दीन हैदर के जमाना में लखनऊ से कानपुर आए। किनके जमाना में? गाजिउद्दीन हैदर के जमाना में लखनऊ से कानपुर आए, और नसरुद्दीन हैदर के अहद में, यानी इनके जमाना में दोबारा लखनऊ वापस चले आ गए। यानी गाजिउद्दीन हैदर के जमाना में वो लखनऊ से कानपुर मुंतकिल हो गए, कानपुर चले गए, लेकिन फिर जब नसरुद्दीन का जमाना आया तो दोबारा वो लखनऊ वापस आ गए, और मोहम्मद अली शाह के दौरे हुकूमत में सरवर को मुलाजमत का शर्फ हुआ। कब मुलाजमत कब मिली? यहां पर दो तीन बातें याद रखना है। यानी वो कानपुर किसके जमाना में आए? तो गाजिउद्दीन हैदर के जमाना में वो लखनऊ से कानपुर आ गए, और जब फिर नसरुद्दीन का जमाना आया, यानी इनकी अहद आई, तो फिर वो कानपुर से लखनऊ आ गए, और मोहम्मद अली शाह के दौर हुकूमत में सरवर को मुलाजमत का शर्फ मिला। यानी इसको मुलाजमत मिली मोहम्मद अली शाह के दौर में। ठीक है, लेकिन मोहम्मद अली शाह के बेटे के जमाना में, अब मोहम्मद अली शाह का दौर खत्म होता है, उसके बेटे का जमाना आता है, तो उनके मोहम्मद अली शाह के बेटे के जमाना में 1842 से 1847 में उनकी मुलाजमत बरकरार नहीं रही। यानी मोहम्मद अली शाह का जो जब दौर था, उनका जमाना था, तो उनको मिर्जा रजब अली बेग सरवर को नौकरी मिल गई, यानी मुलाजमत मिल गई, और इनके बेटे का जब वक्त आया, इनके बेटे का जब दौर आया, तो इनकी मुलाजमत 1842 या 1847 में उनकी मुलाजमत बरकरार नहीं रही, यानी उनकी मुलाजमत खत्म हो गई। ऐहद वाजिद अली शाह में, यानी ऐहद वाजिद अली शाह के इसमें जो नौकरी करते थे तो कितना पैसा मिलता था? ऐहद वाजिद अली शाह में 50 रुपया महाना पर उनका तकर्रुर हुआ, यानी 50 रुपया महाना पर इनका तकर्रुर हुआ। ऐहद अली शाह के इसमें जो काम करते थे तो उनको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया मिलता था।
ٹھیک ہے. اسی زمانہ میں ان کی دوسری اہلیہ کا وصال ہو گیا. یعنی جب ان کی نوکری ختم ہو گئی, 50 روپیہ میں کام کرتے تھے, بتا رہے اسی زمانہ میں ان کی دوسری اہلیہ کا وصال ہو گیا, یعنی ان کا انتقال ہو گیا. اور کانپور میں رہنے والی پہلی بیوی سخت بیمار ہو گئی. یعنی نوکری جانے کے بعد ان کی پہلی اہلیہ کا انتقال ہو گیا, اور دوسری بیوی جو کانپور میں رہتی تھی وہ بھی سخت بیمار ہو گئی. ٹھیک ہے. بدلتے سیاسی حالات کی وجہ سے جب رضب کا وظیفہ بند ہو گیا تو سندھیلے کے رئیس امجد علی خان بلوچ نے ان کی سرپرستی کی. یعنی جب ان کا سرکاری, یعنی کبھی اس کی سرکار کبھی اس کی سرکار آئی, اس کی وجہ سے بہت سارے آدمی کا نوکری چلی جاتی ہے, بہت سارے آدمی کا وظیفہ ختم ہوتا ہے. جب ایسا اس کا وظیفہ بند ہو گیا تو امجد علی خان بلوچ نے ان کی سرپرستی کی, یعنی ان کو اپنی سرپرستی میں, مرزا رجب علی بیگ کو اپنے سرپرستی میں وہ لے لیا. اور 1857 کی بغاوت کے بعد مہاراجہ بنارس نے سرور کو 100 روپے مہینے پر ملازم رکھ لیا. یعنی ان کی دونوں بیوی, ایک بیوی کا انتقال ہو گیا, دوسری بیوی کی طبیعت خراب ہے, جب ان کا وظیفہ بند ہو گیا تو امجد علی خان بلوچ نے ان کو اپنے سرپرستی میں لی. اور 1857 کی بغاوت کے بعد مہاراجہ بنارس نے سرور کو 200 روپے پر ملازم رکھ لیا. پہلی مرتبہ کتنا ملتا تھا, واجد علی شاہ کے اس میں 50 اور یہاں 200 روپے ملازم رکھ لیا. وہ جولائی 1859 میں بنارس پہنچے اور چند دنوں کے بعد رام نگر چلے گئے. یعنی 1859 میں وہ بنارس پہنچے اور چند دنوں کے بعد وہ رام نگر چلے گئے, جہاں 10 برس تک ان کا قیام رہا. کتنا دن تک قیام رہا, 10 برس تک ان کا قیام رہا. نام نگر ہی میں 1869 میں سرور کا انتقال ہوا اور وہ پنج پٹی کے مقام پر واقع قبرستان میں دفن ہوئے. یعنی رجب علی بیگ سرور کا انتقال کب ہوا, ان کا انتقال جو ہوا ہے 1869 میں سرور کا انتقال ہوا, اور پنج پٹی کے مقام, یعنی پنج پٹی ایک جگہ کا نام ہے, وہاں ایک قبرستان ہے, وہیں ان کو دفن کیا گیا. اتنا یہاں پہ یاد رکھنا, ان کا انتقال کب ہو گیا تو 1869 میں, اور کس جگہ پر اس کو دفنایا گیا تو پنج پٹی کے قبرستان میں, ایک جگہ کا نام پنج پٹی, وہیں اس کو دفنایا گیا. یہ واضح رہے کہ رام نگر اس وقت بنارس ہی کا ایک حصہ ہے, یعنی رام نگر جو تھا وہ بنارس ہی کا ایک حصہ تھا. ٹھیک ہے, اتنا سمجھ گئے. اب آگے دیکھیے, سرور اردو دنیا میں اپنی تصنیف, سرور کا جو اردو دنیا میں ان کی تصنیف ہے, فسانہ عجائب کی وجہ سے مشہور و معروف ہوئے. یعنی مرزا رجب علی بیگ سرور جو ہے یہ مشہور و معروف کب ہوئے, یہ مشہور و معروف جو ہوئے مرزا رجب علی بیگ سرور, یہ فسانہ عجائب کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوئے. ٹھیک ہے. اردو ادب کی یہ کلاس کی کتاب 1825 میں کانپور میں لکھی گئی. یعنی فسانہ عجائب جو ہے مشہور کتاب, یہ 1825 میں کانپور میں لکھی گئی. یعنی پوچھے گا آپ کو فسانہ عجائب کب لکھی گئی, تو فسانہ عجائب جو ہے یہ 1825 میں کانپور کے اندر لکھی گئی. ٹھیک ہے. فسانہ عجائب کے علاوہ سرور سلطانی ان کے کتاب کا نام ہے. دیکھ کون کون ہے, سرور سلطانی, شگوفہ محبت اور گلزار سرور, اور فسانہ عبرت, شرار عشق, نصرہ نثار اور انشائیہ سرور ان کی دیگر کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. ان کی سب سے جو مشہور کتاب ہے, ان کی سب سے مشہور کتاب فسانہ عجائب, انہی کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ چرچا ہوا اور بہت زیادہ یہ مشہور ہو گئے. اور ان کی بھی اور کچھ کتابیں ہیں, ان کی اور کچھ کون سی کتابیں ہیں دیکھیے, شگوفہ محبت, قبرستان سرور, گلزار سرور, فسانہ عبرت وغیرہ وغیرہ, یہ تمام کی تمام مرزا رجب علی بیگ سرور کی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے, اتنا سمجھ گئے. اب تمام بچوں سب سے پہلے آپ اس کو اسکرین شاٹ کیجئے اور کاپی پر نوٹ کیجئے. اس کے بعد بتاتے ہیں کہ آخر اس چیپٹر کے اندر کس چیز کو بتایا گیا ہے. تو میرے پیارے بچوں, آپ تمام بچے اتنا سمجھ گئے ہوں گے. سب سے پہلے اس کا اسکرین شاٹ کیجئے, اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ اس چیپٹر کے اندر آخر کس چیز کو بتایا گیا ہے اور کس چیز کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے
सबसे पहले स्क्रीनशॉट कीजिए आप, ठीक है। उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। आप देखिए कि इस चैप्टर के अंदर किस चीज को बयान किया गया है। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर नंबर है 29 फसाने अजाइब, देखिए उस चैप्टर के अंदर किस चीज को बयान किया गया है और किस चीज को बताया गया है। तो उस चैप्टर के अंदर एक कहानी कह लीजिए जिसको बयान किया गया है। यमन का एक बादशाह रहता है। कहां का? यमन का एक बादशाह रहता है जो बहुत ही नेक और ईमानदार होता है। क्या? बहुत ही नेक, ईमानदार, ठीक है, जो बहुत ही नेक। यमन का एक बादशाह है जो बहुत ही नेक होता है और ईमानदार, बहुत ज्यादा ईमानदार रहते हैं। इसकी ईमानदारी की वजह से यमन के सारे लोग इसे फरखंदा वक्त कहते हैं, खुदा दोस्त कहते हैं, यानी फरखंदा वक्त कहा जाता है उसे, खुदा दोस्त लोग कहते हैं उसकी ईमानदारी की वजह से। इसके बारे में बज़ाब्ता आता है यमन के बादशाह के बारे में कि उसके पास अगर कोई भी साहिल किसी चीज के सवाल करने के लिए चले जाए, कोई चीज मांगने चले जाए, वो बादशाह का ये खसलत, ईमानदार थे, नेक दिल थे, उनको वो चीज फौरन अता कर दिया करते थे, उनको वो चीज फौरन वो दे देते थे। ठीक है, इतना समझ गए, फौरन दे देते थे। तो एक मर्तबा एक साहिल कहते हैं सवाल करने वाले को, यानी मांगने वाले को। एक मर्तबा एक साहिल यमन के बादशाह के पास आते हैं और यमन के बादशाह से फरखंदा जो वक्त है उससे कहते हैं कि आपके बारे में हम बहुत चर्चा सुने हैं, आप बहुत ईमानदार है, नेक दिल है, आपके पास कोई शख्स आकर कोई फरियाद रखता है तो आप उसको आसानी से उसको पूरा कर देते हैं। ठीक है, आप उसको पूरा कर देते हैं और उसको आप दे देते हैं, उसको आप पूरा कर देते हैं और उसको आप दे देते हैं। अब ये जो साहिल है यमन के बादशाह से कहता है कि आपकी जो बादशाहत यमन के अंदर है 3 दिन के लिए आप इसको हमें दे दीजिए ताकि हम यमन का बादशाह 3 दिन बने और यमन को हम सिर्फ 3 दिन चलाए। यमन के बादशाह के बारे में मैंने बताया, नेक दिल भी था, ईमानदार भी था और खुदा दोस्त भी लोग उसे कहते थे, फरगंदा वक्त भी इसको लोग कहते थे। तो ये यमन का बादशाह इस साहिल को 3 दिन के लिए अपने शाही तख्त पर बैठा देते हैं, यानी यमन का बादशाह इसे बना देते हैं। किसको? साहिल को यमन का बादशाह 3 दिन के लिए बना देते हैं। अब ये 3 दिन के लिए साहिल यमन का बादशाह बन जाता है। जब 3 दिन वक्त पूरा हो जाता है तो यमन का जो ये बादशाह है साहिल के पास आता है और इनसे कहता है कि तुमने जो वादा किया था 3 दिन का, वो 3 दिन हो गया, अब अपने वादा पर तुम पूरा उतरो, अब बादशाह तुम छोड़ दो। मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी इंसान को बादशाहत मिल जाती है यानी कुर्सी मिल जाता है तो उसे कभी भी नहीं ये कतन बर्दाश्त होता है कि हम उस कुर्सी को छोड़ दे, आज उस कुर्सी पर से हम नीचे उतर जाए, यानी उस पोस्ट को छोड़ दे और उस पोस्ट पर से हम नीचे आ जाए। तो फिर ये साहिल यमन के बादशाह को कहते हैं कि अब ये यमन का बादशाह हमें पूरी जिंदगी के लिए आप बना दीजिए, यानी जब तक हम इस दुनिया में रहे तब तक के लिए हमें यमन का बादशाह बना दीजिए। यहां पर ये बादशाह बहुत बड़ा गलती करते हैं, इस साहिल को यमन का बादशाह मुकर्रर कर देते हैं, यानी यमन का बादशाह साहिल को बना देते हैं। अब ये इनके पास एक बीवी है और 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 लड़का है। अब दोनों लड़का को लेकर अपने इस मुल्क से दूसरी जगह निकल जाते हैं।
ठीक है, समझ गए इतना। उसके बाद इनको भूख लगती है, एक जगह पर वो रुक जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, अपना वहां रहने लगते हैं यमन का बादशाह। अब एक मर्तबा एक सौदागर आता है, यानी सौदागर आता है, कहीं पर अपना पड़ाव डालता है, और वो सौदागर यमन के इस बादशाह के पास आते हैं और इनके साथ बहुत बड़ा फरेब करते हैं, बहुत बड़ा फ्रॉडगिरी करते हैं। वो बादशाह के पास आते हैं और बादशाह के कहते हैं कि बादशाह ए वक्त, आप, मेरी बीबी जो है, मेरी बीबी को दर्द जे हो रहा है। दर्द जे यानी विलादत का वक्त करीब है। मैंने इधर उधर बहुत सारे आदमी को तलाश किया, कोई नहीं मिला। इसके साथ इतनी परेशानी है, कहीं परेशानी की वजह से वो अपना दम ना तोड़ दे, कहीं वो मर ना जाए। आप बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, बहुत नेक दिल है, ईमानदार लगते हैं चेहरा से देखने में, आप अपने बीबी को मेरे साथ लगा दीजिए ताकि मेरे बीबी को जो परेशानी है उस परेशानी से मेरी बीबी बच जाए। बादशाह नेक दिल था, उन्होंने अपनी बादशाहत भी छोड़ दी, साहिल को बादशाहत दे दिए। उसके बाद एक सौदागर आता है, उस सौदागर के साथ अपनी बीबी को लगा देता है, और वो सौदागर उसकी बीबी को घोड़े पर बैठाकर बहुत दूर लेकर भाग जाता है, यानी उसकी बीवी को लेकर वो निकल देता है। बहुत देर इंतजार करते हैं ये यमन का बादशाह, बहुत देर उसको देखते हैं, उसकी बीवी नहीं आती है, तो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी बीवी की तलाश में वो निकल जाता है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें घोड़े का पांव, पैर का छाप, इंसान के पैर का छाप नजर आता है, कोई चीज नजर नहीं आता है। अपने दोनों बच्चे को लेकर अपनी बीवी के तलाश में वो निकल देता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, एक नहर यानी एक दरिया आता है, उस दरिया को पानी है, उसको पार करना है, तो बादशाह अपने बड़े बेटे को घाट के इस पार रख देते हैं और छोटे बेटे को कंधे पर रखकर उस पार करने के लिए अपनी बीबी के तलाश में निकलते हैं। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों अपने छोटे बेटे को लेकर उस किनारे पहुंचने वाले होते हैं कि एक भेड़िया आती है, इनके छोटे बड़े बच्चे को भेड़िया पकड़ लेती है और वो बच्चा चिल्लाने लगता है, पापा पापा चिल्लाने लगता है। तो जैसे ही वो छोटे बच्चे जो उनके कंधे पर इधर घूमकर देखते हैं, वो छोटा बच्चा कंधे पर से गिर जाता है, पानी उसको बहा कर ले जाती है, वो डूब जाता है उसी में, और बड़े बच्चे को भेड़िया लेकर चले जाता है, और बीबी को सौदागर लेकर और बादशाहत ये इन्होंने इस साहिल को दे दिया। यानी यमन के बादशाह सब चीज खत्म कर दिए। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है कि हमें इतना ईमानदार और इतना नेक दिल ना हो जाना चाहिए कि अपने बेटे को भी कुर्बान कर दे, बीबी को भी कुर्बान कर दे, अपनी हुकूमत को भी दे दे, हर एक चीज अपना सर्व कर दे। ऐसा कभी नहीं होनी चाहिए। तो फसाने अजाइब के अंदर मैंने जो वाकया बताया, इतनी ही बातों को बयान किया गया है, इतनी ही बातों को बताया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप तमाम बच्चों से ये आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप तमाम बच्चे जेटी एकेडमी से ज्यादा जुड़े और इस जेटी एकेडमी से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। वक्त बहुत कम है, अपनी पढ़ाई को मेहनत से करें ताकि आने वाले 2026 के बोर्ड के इम्तिहान में आप बेहतरीन और आले नंबर से कामयाबी हासिल कर सके। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।